हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हारिस मुस्तफ़ा आप सभी दोस्तों का आपके अपने टीचर्स अकेडमी प्लेटफॉर्म पे फिर से एक बार स्वागत करता हूं। फटाफट से जुड़ जाइए जिससे कि आज हम अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। और ऐसे स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं एनवीएस टीजीटी पीजीटी साइंस की या फिर बीपीएससी टीआरई 4.0 टीजीटी साइंस या पीजीटी फिजिक्स, ये 9 to 12 सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के क्वेश्चंस रहेंगे यहाँ पे। नमस्ते भाई, सबको नमस्ते। तो अगर आप टीजीटी साइंस की तैयारी कर रहे हैं या पीजीटी फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं कल एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया था। आज ये हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है और इस तरह से लगातार 5 दिन और नहीं 4 दिन और हमारा और प्रैक्टिस सेट आएगा। इसमें हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक पे। फिर उसके बाद आपका रिस्पॉन्स देखेंगे, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा होगा तो फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे प्रैक्टिस सेट, अदरवाइज हम प्रैक्टिस सेट वहीं पे स्टॉप कर देंगे। ठीक है, चलिए। नमस्ते सबको, नमस्ते, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, तो भाई अगर आप तैयारी कर रहे हैं एनवीएस बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए तो आपके लिए प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट है। अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो इच्छुक हैं अगर आप बैच ज्वाइन करने के तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। संस्था का नंबर है 9628959237। बाकी जानकारी और बाकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल सकती है। यूपीटीजीटी इकोनॉमिक्स ये है कोर्स ऑफ द डे। इसीलिए इसके लिए आप हमारे प्ले स्टोर से पहले हमारा ऐप डाउनलोड करिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको कोर्स ऑफ द डे दिखाई देगा। और इकोनॉमिक्स का ये एक दिन की वैलिडिटी, मतलब आई मीन ये इसकी जो वैलिडिटी है, ये कोर्स की प्राइस की जो वैलिडिटी है वो सिर्फ एक दिन की है, आज की 24 घंटे की होती है। बट इस पूरे कोर्स की वैलिडिटी 1 साल की होगी। इसमें खास बात ये है कि आपको रिकॉर्ड क्लासेस मिलेंगी, प्रैक्टिकल क्लासेस मिलेंगी, डाउट सेशन मिलेगा, एडवांस नोट्स मिलेगा। तो आप अपनी तैयारी को जज कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी चल रही है। आज का ऑफर है 699। ठीक है जी, चलिए। बाकी स्वतंत्रता बैच प्रारंभ हो चुका है, जिसमें जितने सारे कोर्सेस आपको दिखाई दे रहे हैं, टीजीटी, केवीएस, यूजीसी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, बिहार स्टेट, एनवीएस, डीडब्ल्यूएसबी, यूकेएलटी, एचपीएससी, पीसीटीआरई 4.0, सारे कोर्सेस हमारे यहाँ चलते हैं और बहुत ही शानदार तरीके से सारे कोर्सेस चलते हैं। चलिए, बहुत ही बेहतर। तो अगर आप बैच कोई भी ज्वाइन करना चाहें तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। तो आप कॉल करके पहले जानकारी ले लीजिएगा, और अगर आपको जानकारी संतुष्ट आपकी हुई तो आप कोर्स परचेस करना चाहें तो कोर्स ले सकते हैं। बाकी साइंस के ग्रुप से अगर आप जोड़ेंगे तो बेहतर आपके लिए होगा। साइंस का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, इस बार कोड को स्कैन करिए और स्कैन कर को आप डायरेक्ट साइंस के ग्रुप से जुड़िए। ये व्हाट्सएप ग्रुप है ये। इसमें खास बात ये है कि आपको इसमें जो भी मैं पब्लिक या पेड बैच में पढ़ाऊंगा वो नोट्स आपको इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। वैकेंसी की अपडेट मिल जाएगी, साथ ही साथ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन भी होगा और सिलेबस का डिस्कशन भी हम यहीं पे ही करेंगे। ठीक है जी। तो इस बारकोड को स्कैन करके आप सीधा चैनल से जुड़ सकते हैं। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं 1 से। और टीजीटी साइंस वाले भी इसकी प्रैक्टिस करें और पीजीटी फिजिक्स वाले भी प्रैक्टिस करें। हालांकि ये इस क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का है। हम ये कह सकते हैं कि टीजीटी साइंस का एक स्टैंडर्ड लेवल है और पीजीटी फिजिक्स का एक मॉडरेट लेवल है। तो आप अपनी तैयारी को जज करें कि आपकी तैयारी कितनी चल रही है, और इसी क्रम में पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सबको गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। चलिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ साउंड वेव ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी गिव्स 10 बीट्स विद अ वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज। ठीक है जी। एक साउंड वेव ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी है, गिव्स 15 बीट्स विद अ वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 30 हर्ट्ज। मतलब जब वेव की फ्रीक्वेंसी थी 300 हर्ट्ज, तो उस समय हमें बीट्स कह रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अननोन बीट्स, नंबर ऑफ बीट्स कितने सुनाई पड़ रहे हैं, आई मीन नंबर ऑफ बीट्स कितना है, 10 बीट्स है। और कह रहा है कि 15 बीट्स विद द वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 325 हर्ट्ज। मतलब जब वेव की फ्रीक्वेंसी 325 हर्ट्ज है तो उस समय हमको नंबर ऑफ बीट्स कितने सुनाई दे रहे हैं, मतलब आई मीन नंबर ऑफ बीट्स कितना है, 15 बीट है, बीट्स है। आपको बताना है फ्रीक्वेंसी ऑफ अननोन वायर। इस अननोन वायर की फ्रीक्वेंसी क्या है, सोनोमीटर का क्वेश्चन है। बहुत लाजवाब क्वेश्चन, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन। बताइए कैसे करेंगे। 2 मिनट का समय आपको देता हूं मैं। चलिए,
बात करते हैं पहली कंडीशन और सेकंड कंडीशन। पहले फर्स्ट कंडीशन को फिलफिल करते हैं। पहली कंडीशन आपको क्या कह रहा है, ये हमारी नॉन फ्रीक्वेंसी है, एफ नॉन फ्रीक्वेंसी। अच्छा, नॉन फ्रीक्वेंसी कितनी है, 300 हर्ट्ज की नॉन फ्रीक्वेंसी है और इसमें नंबर ऑफ बीट्स कितने हैं, 10 बीट्स है। तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी आपको पता चल जाएगा, एफ अननोन फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 300 प्लस माइनस 10। बोलो क्लियर है, क्योंकि नंबर ऑफ बीट्स कितने हैं, 10 है। तो यहां से दो सिचुएशन बन सकती है, या तो 310 हर्ट्ज होगी फ्रीक्वेंसी, या फिर 290 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होगी। भाई यही हो सकता है, यही तो अननोन है। या तो 310 की हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, मतलब इस वायर की फ्रीक्वेंसी या तो 310 हर्ट्ज की होगी या 290 हर्ट्ज की होगी। पहली कंडीशन ये है। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन में वेव फ्रीक्वेंसी है 325 हर्ट्ज, ये हमारी नॉन फ्रीक्वेंसी है। चलिए, दूसरी कंडीशन में हमारी नॉन फ्रीक्वेंसी कितनी है, नॉन फ्रीक्वेंसी है 325 हर्ट्ज है। बट अननोन फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, अननोन फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, एक तो हमारी नॉन फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ बीट्स कितने हैं यहाँ पे, 15 बीट्स है। तो यहाँ पे आप करिए 15 बीट्स। अब बताइए इसकी दो कंडीशन हो सकती है, 325 में से या तो 15 माइनस करिए तो 310 हर्ट्ज हो जाएगा, और 325 में 15 ऐड करिए तो 340 हर्ट्ज हो जाएगा। बताइए कौन सी फ्रीक्वेंसी कॉमन है, इन दोनों में कौन सी फ्रीक्वेंसी कॉमन है, 310 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दोनों में क्या है, कॉमन है। तो इसका मतलब अननोन वायर की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 310 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो अननोन वायर की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 310 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। इस तरह का क्वेश्चन पीजीटी में आने की पूरी पूरी संभावना है। कैसे किया गया, समझ में आया क्या? तो आप देखिए, साउंड वेव ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी, एक साउंड वेव है जिसकी अननोन फ्रीक्वेंसी है 10 बीट्स विद अ वेव फ्रीक्वेंसी ऑफ 300 हर्ट्ज। वेव की फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज है और नंबर ऑफ बीट्स कितना है, 10 बीट्स है। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि अननोन फ्रीक्वेंसी की दो वैल्यू हो सकती है। देखिए, दो वैल्यू हो सकती है, या तो वो 310 हर्ट्ज होगा या 290 हर्ट्ज होगा। अच्छा, दूसरी कंडीशन में बोला है कि 15 बीट्स विद अ वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 325 हर्ट्ज। ठीक है, वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसकी 325 फ्रीक्वेंसी, उसकी बीट्स कितनी है, 15 हर्ट्ज है। तो बताना है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अननोन वायर की वेव कितनी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अननोन वायर। तो दूसरी सिचुएशन से आप अननोन फ्रीक्वेंसी निकालेंगे 325 प्लस माइनस 15। इसकी भी दो कंडीशन होगी, या तो 310 हर्ट्ज होगी या तो 340 होगी। इन दोनों में कौन सी कॉमन फ्रीक्वेंसी है, 310 हर्ट्ज की कॉमन फ्रीक्वेंसी है, तो यही अननोन वायर की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। चलिए, बहुत ही बेहतर। देखिए, पहला आंसर आ गया, और पहला आंसर अगर ऑप्शन बी है, जिस लोगों ने भी ऑप्शन बी मार्क किया उसका आंसर सही है। प्रीति गंगवार का आंसर बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए, बहुत ही बेहतर। इजी है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाइए, आगे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे ये बेस्ड है। द ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 260 हर्ट्ज। जो जो वैल्यूज दी जाए ना उसको फटाफट से लिख लिया करो। ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क कितना है, 260 हर्ट्ज है। इज वाइब्रेटेड विद द सोनोमीटर वायर एंड 5 बीट्स आर हर्ड। कितने बीट सुनाई दे रहे हैं, 5 बीट सुनाई दे रहे हैं। तो नंबर ऑफ बीट्स कितना है हमारे पास, नंबर ऑफ बीट्स है आपके पास 5। कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है जी। इफ द टेंशन इन द वायर इज स्लाइटली इंक्रीज, अगर वायर में टेंशन को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया जाए, द बीट फ्रीक्वेंसी ऑल्सो डिक्रीजेस। बीट फ्रीक्वेंसी क्या करती है, डिक्रीज कर जाती है। द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोनोमीटर, सोनोमीटर की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सोनोमीटर की क्या पूछ रहा है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है सोनोमीटर की। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, कैसे करेंगे बताइए फटाफट से बताइए। देखिए, बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बीट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू प्लस माइनस, बताइए, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोनोमीटर माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क, यही तो होती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ सोनोमीटर माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क। या इसको आप माइनस प्लस करके आप ऐसा कर सकते हैं, माइनस प्लस का साइन लगाएंगे तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ सोनोमीटर, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोनोमीटर। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आप जरूर कॉपी कर लीजिए, ठीक है। अब बताइए, सोनोमीटर की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सोनोमीटर की फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, टेंशन इन वायर और मास पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड करती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क या फ्रीक्वेंसी ऑफ सोनोमीटर, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोनोमीटर 1/2 पाई अंडर रूट के अंदर टी अपॉन म्यू। ये फॉर्मूला कुछ याद आ रहा है, मैंने क्लास में आप लोगों को बताया था। फ्रीक्वेंसी ऑफ सोनोमीटर बताइए।
बताएं इजी है कि नहीं। चलिए अब बताइए, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोनोमीटर 1/2 पाई अंडर रूट टी अपॉन एम में, यहाँ पे टी क्या है, यहाँ पे टी है टेंशन इन वायर, वायर में टेंशन, और यहाँ पे म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, जिसको हम क्या बोलते हैं, मास डेंसिटी भी बोलते हैं। अच्छा, ये तो हमारी हो गई सोनोमीटर की फ्रीक्वेंसी, और बीट्स फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है, 5 है। तो हम फॉर्मूला ये वाला यूज कर ले फटाफट से, है ना। और हमारे पास ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 260 है। तो इस फॉर्मूले को यूज करिए फटाफट से, फॉर्मूला यूज करते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, बीट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू प्लस माइनस ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी माइनस सोनोमीटर की फ्रीक्वेंसी, ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी माइनस सोनोमीटर की फ्रीक्वेंसी। ये तो फॉर्मूला होता है कि नहीं, बताएं। अब सारी वैल्यूज आपको पता है, जैसे आपको एफ टी पता है, आपको एफ बी पता है, यहाँ पे किसकी वैल्यू है, एफ बी की वैल्यू, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स की फ्रीक्वेंसी 5 है, ये आपको पता है। तो वैल्यूज उठा के सारी पुट करना है वहां पे, बस इतना करना, क्या उतना ही करना है। यहाँ पे आप करिए 5 ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी कितनी है, ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है 260 हर्ट्स, 260 हर्ट्स, माइनस सोनोमीटर फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई अंडर रूट के अंदर एल अपॉन म्यू। कर सकते हैं क्या, अब बस कुछ मत करिए, 1/2 पाई अंडर रूट के अंदर एल अपॉन म्यू इज कितना हो जाएगा, 255 हर्ट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 255 हर्ट्स होगा। क्लियर है क्या। अभी तक किसी का आंसर मार्क नहीं आया, अभी तक किसी ने आंसर मार्क नहीं किया है, ऐसा क्यों भाई, आंसर अभी तक आप लोगों को क्यों नहीं आया। और ये किसकी फ्रीक्वेंसी है, अभी बताइए थी किसकी फ्रीक्वेंसी है, देखिए ये किसकी फ्रीक्वेंसी है, सोनोमीटर की फ्रीक्वेंसी है। तो सोनोमीटर की फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 255 हर्ट्स आ गई। सोनोमीटर की फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 255 हर्ट्स आ गई। बताइए कितना आसान क्वेश्चन है कि नहीं इजी। बस फॉर्मूला आपको कौन सा याद रखना है, फ्रीक्वेंसी बीट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू प्लस माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ सोनोमीटर। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। बहुत जबरदस्त, प्रीति गंगवार का आंसर बिल्कुल ठीक है, और प्रीति ने ही आंसर बिल्कुल ठीक दिया है। तो जिसने भी आंसर 255 हर्ट्स दिया है और जिसका भी आंसर 255 हर्ट्स आ रहा है, उन सब का आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। बोलिए जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर, डायरेक्ट भी तो निकाल, हाँ डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं डायरेक्ट। चलिए देखिए, एन एक्सटर्नल फोर्स एफ नॉट साइन पीटी, एक एक्सटर्नल फोर्स है, एफ एक्सटर्नल कितना फोर्स है, एफ नॉट साइन पीटी इज अप्लाइड ऑन अ पार्टिकल, किसी पार्टिकल पे एक बाहरी बल लगाया गया, विच एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो सरल आवर्तगति कर रहा है विद नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट के साथ। इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी है ओमेगा नॉट। ठीक है जी। इन स्टेडी स्टेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर विल बी, याद रखिएगा, इन स्टेडी स्टेट फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी is equals to natural frequency is equal to natural frequency, natural frequency। अब जो आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है एसएचएम का, एसएचएम का एक स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, कोई बता सकता है क्या, व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम, एफ इज इक्वल टू एफ नॉट साइन ओमेगा टी। अब इससे जरा इसको कंपेयर कर लीजिए, इसको कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा, देखिए फोर्स की जो पीक वैल्यू है वो एफ नॉट है, और एक्सटर्नल फोर्स की जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वो साइनसॉइडल है, और साइनसॉइडल है, देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड कर रही है, पी पे, मतलब इससे जब कंपेयर करेंगे तो ओमेगा बराबर क्या है, पी है कि नहीं। तो इसका मतलब हो गया कि स्टेडी स्टेट में जो ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होगी, पी होगी। हो गया, कितना आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना है। और स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, एफ इज इक्वल एफ टी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ टी मतलब इंस्टेंटेनियस फोर्स विच वेरीज ऑन टाइम इज इक्वल टू एफ नॉट साइन ओमेगा टी। कंपेयर कर लीजिए, आपको ओमेगा बराबर कितना मिलेगा, पी मिलेगा। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, स्टेडी स्टेट में फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर बराबर नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है। तो जिसने भी आंसर पी दिया है उन सब का आंसर बिल्कुल ठीक है, और अभी तक किसी ने आंसर नहीं दिया। देखिए कल जो मैं क्वेश्चंस लेकर आया था
वो कुछ इजी लेवल के क्वेश्चंस थे, इसलिए सब लोगों को आंसर बड़ी तेजी से आ रहा था। लेकिन आज टीजीटी साइंस का एक कह सकते हैं अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और पीजीटी का एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। तो इसमें आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, समझ में तो आई थिंक आ ही गया होगा। हाँ, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, बिल्कुल। जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो ओमेगा बराबर कितना मिल जाएगा, P मिल जाएगा। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर P, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग P ओमेगा नॉट P ओमेगा नॉट कर देंगे तो ये गलत है, ये करिएगा मत, ये तो किसी के मत में नहीं होगा, है कि नहीं। चलिए आगे चलें। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन कह रहा है निग्लेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन के इफेक्ट को निग्लेक्ट कर दो, एंड फाइनाइट डेप्थ द वेव वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव, मतलब जिसे हम लोग ग्रेविटी वेव भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रेविटी वेव को बोला जाता है ग्रेविटी वेव, ठीक है। The wave velocity of water wave of gravity wavelength lambda is given by v is equals to under root g lambda upon 2 pi. The relation between group velocity and wave velocity is given by, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ग्रुप वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, बताइए फटाफट से। What will be the relation between group velocity and wave velocity? आपको पता है मैंने वेव का टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने वेव वेलोसिटी बताई थी आपको, वेव वेलोसिटी मैंने बताई थी, कुछ याद आ रहा है या भूल गए आप लोग। वेव वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन k, कुछ याद है, भूल गए। और ये वेव वेलोसिटी आपको दे रहा है जिसका वेवलेंथ कितना है, लैम्डा है, इज इक्वल्स टू v अंडर रूट g लैम्डा अपॉन 2 पाई। सो इजी, बहुत आसान है, बराबर कर दो, दोनों को कंपेयर कर दो। वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला दे रहा है अंडर रूट g लैम्डा अपॉन 2 पाई। यहाँ पे k क्या होता है, यहाँ पे k को बोलते हैं प्रोपगेशन कांस्टेंट, यहाँ पे k को बोलते हैं प्रोपगेशन कांस्टेंट, उसको वेव नंबर भी बोला जाता है। k को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, प्रोपगेशन कांस्टेंट, प्रोपगेशन कांस्टेंट, और हम इसको वेव नंबर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेव नंबर। और पता होना चाहिए k बराबर होता है 2 पाई बाय लैम्डा, ये सब चीजें पता होनी चाहिए आप लोगों को। दोनों को आप कंपेयर करके बराबर करिए तो आपको मिलेगा ओमेगा अपॉन k इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर g लैम्डा अपॉन 2 पाई मिलेगा क्या। और देखिए k बराबर होता है 2 पाई लैम्डा, तो ये लैम्डा अपॉन 2 पाई को हम नीचे डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं क्या, इसको कर देंगे अंडर रूट के अंदर g अपॉन k। तो देखिए एक k से एक रूट कैंसिल हो जाएगा तो ओमेगा बराबर आपका आ जाएगा अंडर रूट के अंदर g k, कितना आ जाएगा g k। बताइए कोई समस्या तो नहीं है यहाँ पे, इतनी वैल्यू समझ में आई कि ये कहाँ से आ गई, ये कहाँ से आ गया, समझ में आया क्या। देखो वेव वेलोसिटी का रिलेशन दिया गया था इन डीप वाटर में, जिसे हम लोग ग्रेविटी वेव भी बोलते हैं, इसका रिलेशन दिया गया था। रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी आपसे पूछ रहा है, जबकि आपको वेव वेलोसिटी पता है, इट इज डिफाइंड एज द एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेव नंबर, दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, वेव वेलोसिटी कहलाता है, ठीक है। जब आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आपको एंगुलर वेलोसिटी मिलेगा अंडर रूट जी के, कोई कंफ्यूजन नहीं है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जी के अंडर रूट जी के। अब बात आती है कि ग्रुप वेलोसिटी क्या होता है, अब ये बात आती है कि सर ये ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है, ग्रुप वेलोसिटी बताएं, ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है। याद रखिएगा इफ ओमेगा इज द फंक्शन ऑफ, इफ ओमेगा इज द फंक्शन ऑफ वेव नंबर, अगर ओमेगा जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है अगर वेव नंबर की फंक्शन है तो ये क्या है, फंक्शन, इसे बोलेंगे फंक्शन, ठीक है। और ये क्या होगी, वेरिएबल, इसे क्या बोलेंगे, वेरिएबल। तो डी ओमेगा अपॉन डी के, डी ओमेगा अपॉन डी के को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप वेलोसिटी बोलते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन याद रखिएगा। यहाँ पे ये डी ओमेगा क्या है, डी ओमेगा है फंक्शन, चेंज इन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, को वेरिएबल क्या है यहाँ पे, के, वेव नंबर वेरिएबल है। तो बस अब इसमें ओमेगा को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, तो फटाफट से डिफरेंशिएट कर देंगे, क्या हो गया, हाँ। अब वी जी निकालना है तो वी जी बराबर डी अपॉन डी के करिए, और ओमेगा बराबर अभी आपने निकाला है, देखिए अंडर रूट जी के, कितना निकाला है, अंडर रूट जी के, तो उसको हम जी के की पावर 1/2 कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करते हैं, जी को बाहर ले लीजिए क्योंकि जी आपका कांस्टेंट है, तो जी की पावर 1/2 को बाहर ले लीजिए, डी अपॉन डी के और के की पावर 1/2। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है तो 1/2 को आप इधर ले लीजिए, जी की पावर डिफरेंशिएशन करना आता है ना,
डिफरेंशिएशन आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा k की पावर -1/2। अब बस हो गया, 1/2 करिए, ये हो जाएगा g की पावर 1/2, ये हो जाएगा k की पावर 1/2। इसे हम 1/2 अंडर रूट के अंदर g/k भी कर सकते हैं। बताइए जी, समझ में आया क्या? अब बताइए अंडर रूट g/k है क्या? इसी को तो वेव वेलोसिटी बोलते हैं। अंडर रूट g/k है क्या? इसी को तो वेव वेलोसिटी बोलते हैं। तो ग्रुप वेलोसिटी इज इक्वल टू वेव वेलोसिटी बाय 2। पहले बता दीजिए फटाफट से, समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके बता दीजिए। अगर समझ में आ गया तो ठीक है, और नहीं समझ में आया तो मैं फिर से समझा दूंगा। यहाँ पे vg क्या है? ग्रुप वेलोसिटी, और v क्या है? वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला तो है अंडर रूट g/k वेव वेलोसिटी। तो देखिए ग्रुप वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी में क्या रिलेशन दे रहा है? vg इज इक्वल टू 1/2v, vg बराबर v, vg बराबर अंडर रूट v/2, या v बराबर अंडर रूट vg/2। तो अब आप खुद देख लीजिए कौन सा आंसर बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है। अब आप यहां से खुद देख रहे हैं, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। अगर आप तैयारी पीसीटी की कर रहे हैं तो इस तरह की क्वेश्चन का सामना आपको करना पड़ेगा, इस तरह के क्वेश्चंस का सामना आपको करना पड़ेगा। मैंने थ्योरी में ये सारी चीजें बताई हैं आप लोगों को, और एक एक बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन मैंने आपको कराया, पूरा कॉन्सेप्ट मैंने इस पे क्लियर कराया है आप लोगों को। ग्रुप वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी, रिलेशन वगैरह सब कुछ अच्छी तरह से बताया, इस पे बेस हमें क्वेश्चन भी कराए थे आपको। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? इसमें ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो जितने लोगों ने ऑप्शन ए मार्क किया है उन सब का ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी। चलें आगे। पीछे का प्रीति क्यों बोल रहे हैं? अगर आप पीछे का भूलेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? ये बिल्कुल नहीं करना है। आगे का आप पढ़ते जा रहे हो, पीछे का भूलते जा रहे हो, कभी नहीं करना है। मैंने आप लोगों से हमेशा बताया है और हमेशा बोला है कि आप लोग एक अपनी एक नोटबुक तैयार कर लीजिए, एक नोटबुक तैयार कर लीजिए, और इसमें शॉर्ट में जितने फॉर्मूलेज हैं, इसके इंपॉर्टेंट केसेस क्या हैं, सारे केसेस को अच्छी तरीके से उसमें नोटबुक में लिखिए। हाईलाइट से हाईलाइटर से हाईलाइट कर दीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और इसके कुछ इंपॉर्टेंट केसेस को आप एक नोटबुक में जब कॉपी कर लेंगे तो आपकी इतनी मोटी नोटबुक भर जाएगी, डेफिनेटली आपकी 70-80 पेजेस की नोटबुक भरेगी, मैं मानता हूँ। लेकिन वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इतना आपने अगर नोट्स बनाना स्टार्ट किया होगा, हैंड रिटन नोट्स, तो कम से कम 6 से 7 पे कॉपी आपकी भर गई होगी, मोटी मोटी। लेकिन आप इतनी मोटी कॉपी सिर्फ फॉर्मूले की बनाइए और केसेस की बनाइए, उसको आप डेली मॉर्निंग में एक बार रिकॉल करते रहा करिए, डेली मॉर्निंग में रिकॉल करिए, तो कभी भी पिछला आपका भूलेगा ही नहीं। कभी आप प्रीवियस वाले कभी नहीं भूलोगे, आगे पढ़ोगे लेकिन पीछे कभी नहीं भूलोगे। हाँ, नोट्स बनाएंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं। तो होप्सो की बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। इन अ ट्रांसफर प्रोग्रेसिव वेव एम्पलीट्यूड ए, ट्रांसफर प्रोग्रेसिव वेव, प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव याद आ रहा है क्या? उसका एम्पलीट्यूड ए है। द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इज 4 टाइम्स द वेव वेलोसिटी। द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी 4 टाइम द वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी की 4 गुनी। द वेवलेंथ ऑफ वेव, वेव का वेवलेंथ कितना है? उस वेव का वेवलेंथ आपसे पूछ रहा है। आसान है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। बताइए कैसे करेंगे, बताइए कैसे करेंगे भाई? अरे वेव वेलोसिटी पता है या भूल गए? वेव वेलोसिटी अभी तो बताइए मैंने, वेव वेलोसिटी ओमेगा अपॉन के, क्या बताइए? ओमेगा अपॉन के, यही क्या है? ये है वेव वेलोसिटी। इसे क्या बोलते हैं? वेव वेलोसिटी। अच्छा, के बराबर 2 पाई बाई लैम्डा होता है, तो आप कर दीजिए 2 पाई बाई लैम्डा, तो ये हो जाएगा ओमेगा लैम्डा अपॉन 2 पाई। सो इजी। इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लीजिए। अब बात आती है पार्टिकल की वेलोसिटी कैसे निकालें। लेकिन आपको पता है पार्टिकल प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव में वेव तो आगे डिस्प्लेस करती है, लेकिन जो मीडियम के पार्टिकल होते हैं वो अपनी मीन पोजीशन पर लेकर वाइब्रेट करते हैं, एसएचएम करते हैं, है कि नहीं? तो जब पार्टिकल एसएचएम करता है तो वाई डायरेक्शन में एसएचएम करता है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी।
ये तो आप जानते हैं, ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t। अब अगर इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिल जाएगा, पार्टिकल की वेलोसिटी मिल जाएगी। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर दें, dy बाई dt कर दें, तो आपको क्या मिलेगा, a cos ओमेगा t डिवाइडेड बाय ओमेगा। ये है क्या, ये पार्टिकल की वेलोसिटी है। किसकी वेलोसिटी है, पार्टिकल की वेलोसिटी है, क्योंकि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है और टाइम से मैंने डिफरेंशिएट कर दिया तो मैं पार्टिकल की वेलोसिटी मिल गई। और पार्टिकल की वेलोसिटी की इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, ये इक्वेशन नंबर 1 है, उठा के इसमें पुट कर दीजिए, हो गया। कितना आसान है कि नहीं। तो आपसे कह रहा है पार्टिकल की वेलोसिटी बराबर 4v और पार्टिकल वेलोसिटी इज गिवन a cos ओमेगा t डिवाइडेड बाय ओमेगा इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा लैम्डा अपॉन 2 पाई, ओमेगा लैम्डा अपॉन 2 पाई। बताइए इतनी बात समझ में आई क्या, यहां तक अगर कोई समस्या हो तो बताइए। अब यहां पे एक बात समझिए, यहां पे थोड़ा क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, और आपको पता है कि ड्यूरिंग एसएचएम, जब पार्टिकल एसएचएम करता है तो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कहां होती है, इसकी मीन पोजीशन पे। मैक्सिमम वेलोसिटी कहां होती है, मीन पोजीशन पे होती है। और ये मैक्सिमम होगा कब, जब ओमेगा टी 0 डिग्री होगा। ओमेगा टी कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो ये याद रखिएगा, पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी, जब पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम कब होती है, जब cos ओमेगा टी की वैल्यू मिनिमम होगी। और इसकी वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब इसकी वैल्यू 1 होगी। और इसकी वैल्यू 1 कब होगी, जब ओमेगा टी की वैल्यू पाई बाय ओमेगा टी की वैल्यू 0 डिग्री होगी। जब ओमेगा टी की वैल्यू 0 डिग्री होगी तो cos ओमेगा टी की वैल्यू 1 हो जाएगी, और जब ये 1 हो जाएगी तो वीपी हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। तो आपको दिखाई दे रहा है वीपी किस पे डिपेंड कर रहा है, cos ओमेगा टी पे डिपेंड कर रहा है। पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम तभी होगी जब cos ओमेगा टी मैक्सिमम होगा। और cos ओमेगा टी के मैक्सिमम होने के लिए कंडीशन है कि इसके अंदर का एंगल मिनिमम होना चाहिए। आपको मैंने बताया है कि जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाता है cos की वैल्यू डिक्रीज करती जाती है, और जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाता है साइन की वैल्यू बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाता है tan की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे वीपी मैक्सिमम को होगा, तो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, फटाफट से यहाँ पे पुट करिए। ए, अच्छा अरे मैंने डिवाइड क्यों कर दिया, अरे मैंने डिवाइड क्यों कर दिया, माफ करिए, मैंने डिवाइड क्यों कर दिया, ओमेगा मल्टीप्लाई करेंगे ना, सॉरी। तो ए ओमेगा मल्टीप्लाई बाय 1, cos ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी आ गई, ए ओमेगा आ गई है। अब यहाँ पे आई थिंक आपको बात आकर समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे हमें पार्टिकल की कौन सी वेलोसिटी रखना है, मैक्सिमम वेलोसिटी रखना है। तो जब आप मैक्सिमम वेलोसिटी रखेंगे तब आप cos ओमेगा वाले टर्म को उड़ा देंगे। किसके टर्म को उड़ा देंगे, cos ओमेगा वाले टर्म को उड़ा देंगे। तो बचेगा ए ओमेगा इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा अपॉन 2 पाई होगा। बोलिए क्लियर है क्या। अब यहां से आप ओमेगा निकाल सकते हैं, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, तो बचेगा क्या आपके पास, एम्पलीट्यूड। ठीक कर रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है ना। अच्छा यहाँ पे लैम्डा होगा भाई, तो मैं कह रहा हूँ कि लैम्डा लैम्डा कहाँ गया हो गया, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, ये 2 1 2, 2 2 ये कैंसिल हो गया। तो लैम्डा बराबर आपका आ जाएगा ए पाई बाय 2, ए पाई बाय 2 आ जाएगा। कितना आ रहा है, ए पाई बाय 2 आ रहा है कि नहीं। तो वेवलेंथ कितना हो जाएगा, ए पाई बाय 2। किसका आंसर ए पाई बाय 2 आ रहा है। आंसर निकालने के पीछे मत भागिएगा, बस कैसे हुआ इसको समझिएगा। तो ए पाई बाय 2 ऑप्शन बी इज करेक्ट। कितने लोगों का आंसर बी सही है, सिर्फ प्रीति का आंसर सही है। इतने स्टूडेंट्स देख रहे हैं लेकिन उनमें सिर्फ और सिर्फ प्रीति का आंसर सही आ रहा है, और प्रीति ही रिस्पॉन्स कर रही है, अदरवाइज और कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों है भाई, ऐसा क्यों है। ऐसा क्यों है बताएंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। अ पार्टिकल ऑफ मास m, एक पार्टिकल है जिसका मास कितना है, m है, एग्जीक्यूट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक पार्टिकल है सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है ऑफ एम्पलीट्यूड स्मॉल ए की एम्पलीट्यूड के साथ, एंड फ्रीक्वेंसी कितनी है, n है। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विल बी, इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बताइए, कैसे करेंगे भाई।
तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगी? जब इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, है ना। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगी? जब इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। और आपको पता है इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम कब होती है? मेन पोजीशन पे। और वेलोसिटी जीरो कब हो जाती है? एक्सट्रीम पोजीशन पे। लेकिन एक्सेलरेशन का केस उल्टा होता है। एक्सेलरेशन मीन पोजीशन पे जीरो होता है, लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम हो जाता है। और आपको पता है वी मैक्स बराबर कितना होता है? वी मैक्स बराबर होता है ए ओमेगा। कितना होता है? ए ओमेगा होता है। होता है कि नहीं? उठा के पुट करिए वहां पे, तो ये हो जाएगा 1/2 m ए ओमेगा का होल स्क्वायर, 1/2 m ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब बात आती है कि ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 2 पाई एन। 2 पाई एन, यहाँ पे एन क्या है? फ्रीक्वेंसी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो उठा के पुट कर दीजिए ओमेगा की वैल्यू भी, तो क्या हो जाएगी? 1/2 m ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर। तो यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका 2m ए स्क्वायर पाई स्क्वायर एन स्क्वायर। ये निकल गई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। कितने लोगों का आंसर आया है ये बताएं? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, 6 का डी एब्सोल्युटली करेक्ट। देखिए अब क्योंकि एम्पलीट्यूड यहाँ पे स्मॉल ए ले लिया है, मैंने कैपिटल ए ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं, आप स्मॉल ए लेकर कर दीजिएगा। बात तो समझ में आई गई आपको कैसे करना है। तो ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जितने लोगों का आंसर ऑप्शन डी है उन सब का आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट। और देखिए ऑप्शन प्रीति गंगवार जी एज यूजुअल पूरी तरह से एक्टिव हैं और इन्हीं का ही आंसर सही आ रहा है। बताएं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन कह रहा है इफ द इफेक्टिव लेंथ ऑफ पेंडुलम इज इनफाइनाइट, इफ द इफेक्टिव लेंथ ऑफ पेंडुलम इज इनफाइनाइट, मतलब पेंडुलम की जो इफेक्टिव लेंथ है वो इनफाइनाइट कर दी गई है। इट्स टाइम पीरियड विल बी, इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 1 घंटा, 0/0, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, या 84.6 मिनट। सोच के बताइएगा, जल्दबाजी नहीं करिएगा। बताएं। इफेक्टिव लेंथ ऑफ पेंडुलम इज इनफाइनाइट, पेंडुलम की इफेक्टिव लेंथ को इनफाइनाइट कर दिया है, देन इट्स टाइम पीरियड विल बी 1 घंटा, 0/0, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, 84.6। भाई सिंपल पेंडुलम का जो आइडियल एक आइडियल सिंपल पेंडुलम को जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है वो है टी बराबर 2 पाई अंडर रूट के अंदर डिवाइडेड बाई अंडर रूट के अंदर जी 1/L प्लस 1/R। ये आर क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। आर क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। और एल क्या है? इनफाइनाइट लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम की इनफाइनाइट लेंथ है। बोलिए जी। ठीक है। अच्छा आंसर देखिए, दीक्षा मिश्रा जी का आंसर आ रहा है सी। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों ने ट्राई किया, यही बड़ी बात है। अब एक बात बताइए कि अब क्वेश्चन जरा देखिए, कह रहा है कि ये है रेडियस ऑफ अर्थ और ये है क्या आपके पास? इनफाइनाइट लेंथ, मतलब इफेक्टिव लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम जो कि इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट मतलब है जिसकी कोई काउंटिंग नहीं है, जिसकी कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं है। और अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि इन दोनों में से बड़ा कौन होगा, तो आप बताएंगे जाहिर सी बात है एल बड़ा होगा क्योंकि इनफाइनाइट लेंथ का है। बताएंगे कि नहीं? अगर मैं पूछूं एल की वैल्यू क्या होगी? आर से बहुत बड़ी होगी। वजह यही है कि एल क्या है? सिंपल पेंडुलम का इफेक्टिव लेंथ जो इनफाइनाइट हो गया है। अच्छा मैं एक काम और कर सकता हूं, अगर मैं एक काम ये करूं कि एल को मैं इधर फेंक दूं, आर को मैं इधर फेंक दूं, तो कुछ इस तरह से हो सकता है क्या? 1/R इज ग्रेटर इक्वल टू 1/L, कुछ इस तरह से हो सकता है क्या? इसका मतलब 1/R की वैल्यू 1/L से बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। और जब बहुत बड़ी होगी तो हम इस L/L को क्या कर देंगे? निगलेक्ट कर देंगे। इस 1/L को हम क्या कर देंगे? निगलेक्ट, क्योंकि L क्या है भाई? बहुत बड़ा है।
और 1/L बहुत ही छोटा है, तो 1/r के कंपैरिजन में 1/L बहुत छोटा है। जब ये बहुत छोटा होगा तो हम इस वाली टर्म को निग्लेक्ट आउट कर देंगे, तो आपको बचेगा t बराबर 2 पाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट g अपॉन r। बोलिए है कि नहीं? इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 पाई अंडर रूट r अपॉन g। ये है आपका एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ अ टाइम पीरियड का। ठीक है, बताइए, इजी है, टफ नहीं है। ये तभी यूज करिएगा जब इफेक्टिव लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम को हम इनफाइनाइट कर दें। अब यहाँ पे आप सारी वैल्यूज जानते हैं, t बराबर 2 पाई अंडर रूट r अपॉन g में यहाँ पे r क्या होता है? रेडियस ऑफ अर्थ, और अर्थ का रेडियस कितना होता है? 6400 किलोमीटर। अब क्योंकि ये किलोमीटर है तो इसको आपको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो मीटर में चेंज कर दीजिए। 64 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3 मीटर, इट कम्स आउट टू बी 64 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर। और ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आपकी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पुट ऑल वैल्यूज इन द अबव इक्वेशन, व्हाट यू विल गेट? t बराबर 2 इंटू 3.14 अंडर रूट के अंदर r कितना है? 64 इंटू 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 9.8। सिंप्लीफाई दिस, सिंप्लीफाई दिस, इसको सिंप्लीफाई करिए। एक काम करते हैं, आप 9.8 की जगह पे 10 कर दीजिए, क्योंकि एक हमें एक रैंडम वैल्यू चाहिए और एक अप्रॉक्स वैल्यू चाहिए ना। अप्रॉक्स वैल्यू के लिए आप इसको क्या मान लीजिए? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान लीजिए, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। वरना एग्जाम में अगर आप इसी तरह से कैलकुलेट करते रहेंगे तो हो चुका काम। अब आप देखिए 2 इंटू 3.14, तो आप ऐसे लिखिए, ये एक जीरो यहां से उड़ गया और 64 का 8 बाहर आ गया, और 10 टू द पावर 4 का 10 बाहर 100 बाहर आ जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए, अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए तो आपको आंसर किस में मिलेगा? सेकंड में मिलेगा। अब इसको आप मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 60 मिनट। सिंप्लीफाई दिस, व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट 84 मिनट। अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी मिलती है? 84.6 मिनट। 84.6 मिनट। बताइए, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ आइडियल सिंपल पेंडुलम। एक आइडियल सिंपल पेंडुलम का ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। दीक्षा मिश्रा जी, आंसर आपका गलत आ गया। कोई बात नहीं, आपने ट्राई किया, ये काफी है। तो अगर जिसका आंसर ऑप्शन डी आ रहा है, ऑप्शन डी जिसका आंसर आ रहा है, उनका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट। तो बस इस बात का ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला हमें कब लगाना है? जब टाइम पीरियड इफेक्टिव लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इनफाइनाइट ले लेते हैं, या मान लीजिए हम अर्थ के दो अपोजिट फेसेस के अलोंग एक टनल बना दें। जैसे मान लीजिए कि हमारा ये अर्थ है, ठीक है ना, हमारा ये अर्थ है, और हम अर्थ के अपोजिट एक क्या बना दें? टनल बना दें, टनल बना दें। और एक पत्थर को जब हम फेंकेंगे तो एक पत्थर क्या करेगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। एक पत्थर क्या करता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। पहले ये क्या करेगा? ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो इसमें जो इसका जो टाइम पीरियड होता है वो भी कितना होता है? 84.6 मिनट होता है। और इस टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना होता है? t बराबर 2 पाई अंडर रूट के अंदर r अपॉन g होता है। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, चलिए, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? इन जूल केल्विन एक्सपेंशन। जूल केल्विन एक्सपेंशन क्या है भाई? जूल केल्विन एक्सपेंशन, जूल केल्विन एक्सपेंशन को हम जूल थॉमसन इफेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूल थॉमसन इफेक्ट, जूल थॉमसन इफेक्ट। द क्वांटिटी रिमेनिंग कांस्टेंट इज, जूल केल्विन एक्सप्रेशन में या एक्सपेंशन में कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो कांस्टेंट रहती है? ऑप्शन है इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, वर्क। बताइए, बताइए भाई। आवाज नहीं आ रही है? हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो 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 हेलो, एकदम परफेक्ट आवाज आ रही है। जितेंद्र कुमार गोयल जी, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ रही है। देखिए,
डबल। अब आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो। परफेक्ट। अब आ रही है? आई थिंक अब आवाज आ रही है आप लोगों को। आ रही है ना? क्वेश्चन नंबर 8 रिपीट कर रहे हैं? अच्छा जी। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है
हेलो 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 हेलो। सब बता रहे लाइन से आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है, फिर आ गई फिर चली गई, फिर आ गई फिर चली गई, ऐसे बता रहे हैं। चलिए, आई थिंक आवाज आ गई होगी। माफी चाहते हैं भाई, थोड़ी सी टेक्निकल इशू की वजह से आवाज चली गई थी। होप सो अब आवाज आप लोगों को आ रही होगी। चलिए, तो देखिए ये इस तरह से हम लोग टाइम पीरियड निकालते हैं एक आइडियल सिंपल पेंडुलम का, जिसका फॉर्मूला आता है टी बराबर 2 पाई रूट ऑफ r अपॉन जी। और यही सेम फॉर्मूला किस में आता है? टनल के लिए आता है। अगर एक अर्थ के दोनों फेसेस पे टनल बना दें और टनल बना के एक पत्थर को फेंकें, तो वो पत्थर भी क्या करता है? एसएचएम करना स्टार्ट कर देता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करना स्टार्ट कर देता है। और इस जब कोई पार्टिकल एसएचएम करता है तो उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला यही रखते हैं। तो जब आप सारी वैल्यूज उठा के रखेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 84.6 मिनट मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप अर्थ के एक छोर पे खड़े हैं और दूसरे छोर पर अगर आप आना चाहते हैं, तो आपको मात्र 84.6 मिनट का समय लगेगा, आप दूसरे छोर पे आ जाएंगे। इतने समय में आ जाएंगे। तो कभी कभी जब हम लोग आईटी जेई और नीट के बच्चों से पूछते हैं कि तो फिर हम लोग एक काम क्यों नहीं करते, एक टनल बनाते हैं, अर्थ के दोनों फेसेस पे टनल बना दें, इसके अपोजिट फेसेस पे, और सारी यात्रा करना स्टार्ट कर दे, तो 84 मिनट में पहुंच जाएंगे। अगर हम लोग यहाँ पे हैं तो इस तरह चौर बताए तो 84 मिनट पहुंच जाएंगे, तो हमारा पेट्रोल बचेगा, सब कुछ बचेगा। यहाँ पे फिजिक्स के सारे लॉज काम करेंगे, है कि नहीं? चलिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन जूल केल्विन एक्सपेंशन द क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट। कौन सी ऐसी क्वांटिटी रिमेन्स होती है? जूल थॉमसन इफेक्ट इज द डिफरेंस इन टेम्परेचर, डिफरेंस इन टेम्परेचर या डिफरेंस इन फ्लूइड टेम्परेचर व्हेन फ्लूइड फ्रोज या फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर रीजन। जब एक फ्लूइड हायर प्रेशर रीजन से लोअर प्रेशर रीजन में जाती है तो ये टेम्परेचर का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। यही क्या है? जूल थॉमसन इफेक्ट है। तो जूल थॉमसन इफेक्ट इज द डिफरेंस इन फ्लूइड प्रेशर, फ्लूइड प्रेशर, सॉरी फ्लूइड टेम्परेचर, फ्लूइड टेम्परेचर when it flows from higher pressure region, higher pressure region to lower pressure region। जब ये हायर प्रेशर रीजन से लोअर प्रेशर रीजन में जाती है तो ये डिफरेंस क्रिएट हो जाता है टेम्परेचर का, उसको बोलते हैं जूल थॉमसन इफेक्ट। और जूल थॉमसन इफेक्ट में, और हाँ, जूल थॉमसन इफेक्ट में कांस्टेंट क्या रहता है? एंथैल्पी, एंथैल्पी रहती है। सोच के बताइएगा, सोच के बताइए, जूल थॉमसन इफेक्ट में कांस्टेंट क्या रहता है? जूल थॉमसन इफेक्ट में कांस्टेंट क्या रहता है? हाँ, एंथैल्पी, एब्सोल्युटली करेक्ट। याद रखिएगा, एंथैल्पी कांस्टेंट होता है। इट डिपेंड्स ऑन द हाउ इंटरनल एनर्जी चेंज, हाउ इंटरनल एनर्जी चेंज टू मेंटेन द एंथैल्पी कांस्टेंट। ये डिपेंड करता है कि इंटरनल एनर्जी कैसे चेंज की जाए जिससे कि पूरे सिस्टम की एंथैल्पी कांस्टेंट हो। इट डिपेंड्स ऑन, इट डिपेंड्स ऑन हाउ, हाउ एन इंटरनल एनर्जी, internal energy change to maintain, to maintain enthalpy constant, enthalpy constant। ठीक है, तो राइट आंसर इज सी। नाउ नेक्स्ट, चलिए। जय हिंद भाई, जय हिंद, वेरी जय हिंद। चलिए चलिए, ठीक है। द मैक्सवेल रिलेशन इन थर्मोडायनेमिक दैट कैन बी डिराइव फ्रॉम एंथैल्पी। मैक्सवेल का ऐसा इक्वेशन जो एंथैल्पी से डिराइव किया जाता है, कौन सा इक्वेशन है जो एंथैल्पी से डिराइव किया जाता है? बताइए, विच इक्वेशन डिराइव फ्रॉम एंथैल्पी? मैक्सवेल्स विच इक्वेशन डिराइव फ्रॉम एंथैल्पी? अब आप बताइए, H बराबर होता है U प्लस PV। ये H क्या है? एंथैल्पी। ये H क्या है? एंथैल्पी, एंथैल्पी। ठीक है, U है इंटरनल एनर्जी, P है प्रेशर, V है वॉल्यूम।
डिफ्रेंशिएट कर दीजिए जरा, इसको पार्शियल डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। डिफ्रेंशिएट करेंगे आपको मिलेगा डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। बोलो है कि नहीं? अच्छा आप एक बात बताइए, ये टर्म क्या है? हीट, हीट सप्लाई अकॉर्डिंग टू द थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हम यहां कर सकते हैं क्या, डी एच बराबर डी क्यू प्लस वी डी पी, और डी क्यू बराबर क्या होता है, टी डी एस, टी डी एस प्लस वी डी पी इज इक्वल टू डी एच। अब यहां से आपको दो इक्वेशन मिलेगा, अब यहां से आपको दो इक्वेशन मिलेगा। देखिए क्या मिलेगा, डी एच बराबर टी डी एस प्लस वी डी पी। अब आप निकालिए एट द कांस्टेंट प्रेशर पे, क्या निकालेंगे, एट द कांस्टेंट प्रेशर पे निकालेंगे। तो हम पहले निकालेंगे डी एच अपॉन डी एस एट कांस्टेंट प्रेशर पे, तो इसकी वैल्यू आएगी टी। जब आप इसको ds के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या है, कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो, क्योंकि एट द कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हैं तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, बचेगा सिर्फ t। एक इक्वेशन ये बनेगा। अब आप dh निकालिए विद कांस्टेंट t dp। जब आप dh को p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं एट द कांस्टेंट s, मतलब s क्या है, एंट्रोपी की कांस्टेंट में, तो इसकी वैल्यू मिलेगी v। इक्वेशन नंबर 2। बोलिए है कि नहीं, समझ में आ रहा है क्या? हरिओम पाल हरदोई सर, बीपीएससी पीजीटी फिजिक्स टीआरई 3.0 कट ऑफ, बीपीएससी टीआरई 3.0 पीजीटी फिजिक्स की कट ऑफ का लिस्ट बनी हुई है, कट ऑफ का वीडियो बना हुआ है, उसमें देख लीजिए एक बार, कट ऑफ का बना हुआ है भैया, एक बार आप कट ऑफ देख लीजिए। बोलिए ठीक है। नाउ अब बस क्या करेंगे, डेल पी, डेल अपॉन डेल पी, डेल एच अपॉन डेल एस इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल एस, डेल एच अपॉन डेल पी। अभी देखिए आपने बताया है डेल एच अपॉन डेल पी कितना होता है, डेल एच अपॉन डेल पी होता है टी, कितना होता है टी, तो ये हो जाएगा डेल डेल टी अपॉन डेल एस, और डेल एच अपॉन डेल एस अभी आपने बताया डेल एच अपॉन डेल एस कितना होता है। अच्छा ये देखिए, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, डेल एच अपॉन डेल पी कितना होता है, डेल एच अपॉन डेल पी होता है वी, तो यहाँ पे करिए डेल वी अपॉन डेल एस, और डेल एच अपॉन डेल एस कितना होता है, डेल एच अपॉन डेल एस होता है टी, तो यहाँ पे करिए डेल टी अपॉन डेल पी। बोलिए क्लियर है, एट द कांस्टेंट एंथैल्पी एट द कांस्टेंट प्रेशर। ये है मैक्सवेल का इक्वेशन, ये है मैक्सवेल का इक्वेशन, डेल वी अपॉन डेल एस एट द कांस्टेंट प्रेशर। तो डेल वी अपॉन डेल एस एट द कांस्टेंट प्रेशर, डेल वी अपॉन डेल एस एट द कांस्टेंट प्रेशर माइनस डेल वी अपॉन डेल एस एट द कांस्टेंट प्रेशर, डेल पी अपॉन डेल टी अपॉन डेल पी, डेल वी अपॉन डेल एस एट द कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल टी अपॉन डेल पी एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। यही आया है, देखिए क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है कि नहीं? रिप्लाई करते जाइए, समझ में आ रहा है या नहीं, बोलिए। तो कौन सा इक्वेशन सही है, डेल वी अपॉन डेल एस एट द कांस्टेंट पी, डेल वी अपॉन डेल एस एट द कांस्टेंट पी, दिस इक्वेशन इज करेक्ट, दिस इक्वेशन इज करेक्ट, ये इक्वेशन करेक्ट, ये आया ना इक्वेशन, पी और एस में आया है। अच्छा पी और एस में रिलेशन निकला है, पी और एस में रिलेशन है, कुछ गलती हो गई क्या, यहाँ पे एस रखिए यार, यहाँ पे देखिए कह रहा हूँ ये भी एस करिए, एस। नाउ नेक्स्ट चलिए देखिए, ये पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ परफेक्ट गैस इज इक्वल टू वेयर पी इज प्रेशर। अच्छा पी अगर प्रेशर एक्सेलरेटेड बाय द गैस ऑफ अ डेंसिटी रो एंड v इज द आरएमएस वेलोसिटी, तर p इज इक्वल टू 1/3 रो v स्क्वायर। फॉर्मूला आपको पता है, ये आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, प्रेशर और आरएमएस वेलोसिटी में रिलेशन है, यहाँ पे रो क्या है, डेंसिटी ऑफ गैस। अच्छा काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, कोई बताएगा काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, बहुत आसान, कोई बताए काइनेटिक एनर्जी,
काइनेटिक एनर्जी बताए कोई क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज डिफाइंड एज 1/2 रो वी आर एम एस स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 2, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम इज डिफाइंड एज 1/2 रो वी आर एम एस स्क्वायर. दोनों को डिवाइड करिए तो आपको मिलेगा P अपॉन के इज इक्वल टू वी आर एम एस उड़ जाएगा 1/3 1/2. ये हो जाएगा 2/3. और आई श्योर ना, पक्का ना 2/3 हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? सही कर रहे हैं या नहीं? 1/3 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 2/3. तो P अपॉन के इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3. और यहां से P बराबर आपका आ जाएगा या K बराबर, अच्छा K पूछ रहा है, K के टर्म्स में पूछ रहा है, ठीक है. तो K बराबर आपका आ जाएगा 3P/2. 3P/2. ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल. K बराबर 3P/2. 3P/2 ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. कितने लोगों का आंसर सही आया? किसी का भी आंसर 11 का ए कहां से आ गया? 3/2P होगा ना प्रीति जी, 3/2P होगा. चलिए ध्यान से करिए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. The efficiency of a Carnot engine is 25%. If the temperature of its source is 327 डिग्री सेल्सियस, the temperature of the sink must be. बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए. ये क्या है हमारा सोर्स, इसका टेम्परेचर है मान लीजिए T, और ये एक इंजन है, और ये हमारा क्या है सिंक, और सिंक का टेम्परेचर हम मान लेते हैं TI, ठीक है. और इस इंजन की इफिशियंसी है 25%. तो इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन अपॉन इन सप्लाई हीट या सोर्स हीट. और W बराबर क्या होता है? T माइनस TI डिवाइडेड बाई T. इट कम्स आउट टू बी 1 माइनस TI अपॉन T. और ये है एफिशिएंसी. ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है जी. सबसे पहले टेम्परेचर जो आपका सोर्स का टेम्परेचर है, किसका टेम्परेचर दिया गया? सोर्स का. सोर्स का टेम्परेचर दिया है 327. इसमें 273 जोड़ दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 600 केल्विन. डिग्री सेल्सियस को पहले केल्विन में चेंज किया करिए. एफिशिएंसी दिया गया है 25%, तो उसको 100 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 0.25 इज इक्वल टू 1 माइनस T1 कितना है? 600 सॉरी T1 कितना है? T1 आप कुछ नहीं है, T आपको दिया गया है 600, ठीक है जी. तो आपको हो जाएगा T1 अपॉन 600 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.25 हो जाएगा 0.75. तो यहाँ से T1 कितना निकल आएगा? T1 आपका आ जाएगा 0 से कैंसिल हो जाएगा 75 और 6. 75 को 6 से मल्टीप्लाई करिए, 75 को 6 से मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा? 75 को 6 में 3 40, 450. कितना आ जाएगा? 450 केल्विन. अब क्योंकि डिग्री सेल्सियस में है, केल्विन में तो है नहीं, तो आप टेम्परेचर को केल्विन स्केल में क्या करने के लिए क्या करिए? 273 माइनस कर दीजिए. तो ये आपका किस में चेंज हो जाएगा? डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा. ये किस में आ जाएगा? डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा. तो 450 को जरा माइनस कर दीजिए 273 में, तो ये आ जाएगा 7 और 4 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 7. 177 डिग्री सेल्सियस, 177 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा किसका टेम्परेचर? सिंक का टेम्परेचर. किसका? ऑप्शन सी आया है. जिसका ऑप्शन सी आया, बी ऑप्शन गलत है. प्रीति जी ऑप्शन बी कहाँ आ रहा है? ऑप्शन सी इज करेक्ट. ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ऑप्शन सी सही होगा. चलिए नेक्स्ट. द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय. इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट किसने दिया? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, स्टीफन्स लॉ, वीन्स लॉ. द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी इज गिवन बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, याद रखिएगा. और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको क्या देता है? एंट्रोपी. एंट्रोपी के बारे में बताता है, ठीक है. चलिए नेक्स्ट. The gas law PV upon T is equals to constant is true for isothermal changes, adiabatic changes, both isothermal और adiabatic changes, none of these. Both isothermal और adiabatic दोनों के लिए है. Next, which of the following state Clausius theorem for a reversible Carnot cycle? Clausius theorem for a reversible Carnot cycle बहुत इंपॉर्टेंट. बताइए इसमें से कौन सा इक्वेशन है? In a closed cycle, del Q upon del T is greater than 0, del Q upon del T is less than 0, del Q upon del T is equal to 0, या del T upon del Q upon del T बराबर कांस्टेंट. फॉर द Clausius theorem for a reversible Carnot cycle. ठीक है, याद रखिएगा फॉर द Carnot theorem फॉर द रिवर्सिबल Carnot cycle के केस में इसकी किसके बराबर होती है? del Q upon del T 0 के बराबर होता है. याद रखिएगा फॉर द रिवर्सिबल
रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल के केस में, वो भी क्लॉसियस थ्योरम, इन द क्लोज पाथ या क्लोज पाथ में del q अपॉन del t इज इक्वल टू 0 फॉर द रिवर्सिबल साइकिल। फॉर इरिवर्सिबल के केस में इन अ क्लोज पाथ में del q अपॉन del t इज लेस देन 0। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इरिवर्सिबल केस में। और फॉर द रिवर्सिबल हो गया। और नॉट डिफाइंड के केस में, नॉट डिफाइंड के केस में क्या होता है, ग्रेटर देन 0। याद रखिएगा, इफ del q अपॉन del t इज ग्रेटर देन 0 हो गया, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये तीन चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल एंड नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब नॉट पॉसिबल। 14 का सी, 14 का बी ऑप्शन, क्वेश्चन में फिफ्थ का ऑप्शन, इसको बी कहिए, बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। द एनर्जी रेडिएटेड बाय ब्लैक बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू, एनर्जी रेडिएटेड बाय ब्लैक बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू, बहुत आसान क्वेश्चन है। एनर्जी रेडिएटेड बाय ब्लैक बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू, बताइए। ब्लैक बॉडी एनर्जी रेडिएटेड बाय ब्लैक बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4। कौन सा लॉ है ये, कौन सा लॉ है ये, बताइए फटाफट से। स्टीफन्स बोल्ट्जमैन्स लॉ। ये क्या है, स्टीफन्स बोल्ट्जमैन्स लॉ। जब आप एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे आप क्या लगाते हैं, स्टीफन कांस्टेंट, स्टीफन्स बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 5.67 इंटू 10 टू द पावर -4, 5.6 10 टू द -4 ऐसी कुछ होती है, आई थिंक -8 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन पावर 4। ये -8 है, याद रखिएगा। 10 टू द पावर -8 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। ये स्टीफन कांस्टेंट की वैल्यू है। तो टी की पावर 4 ऑप्शन इज करेक्ट। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज द स्पेशल केस ऑफ स्टीफन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज द is a special case of Newton's Stephen's law, Kirchhoff's law, Planck law, Wien's displacement law is a Stephen's law, is a Stephen's law का ये क्या है, स्पेशल केस है। नेक्स्ट, Planck's radiation law reduced to Wien's law for higher wavelength, lower wavelength, higher temperature, lower temperature। बताइए, Planck's radiation law reduced to Wien's law for higher wavelength, lower wavelength या फिर higher temperature या lower temperature, बताइए। lower temperature, absolutely correct। Planck's radiation law reduced to Wien's displacement law for the lower temperature लिखी है, इसमें क्या होता है, reduce हो जाता है। ठीक है, now next देखिए, surface temperature of an object is 34 degrees Celsius। What is the wavelength of most intense radiation from this object? This much Wien's constant is, इसमें Wien's constant है, बताइए क्या होगा। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ होमवर्क के लिए, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, इसको आप करके बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इफ द सॉलिड इज एन इंसुलेटर, अगर कोई सॉलिड इंसुलेटर है, इट्स स्पेसिफिक हीट विद कांस्टेंट वॉल्यूम वेरीज विद टेम्परेचर। स्पेसिफिक हीट और टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन होता है, स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन होता है। अगर कोई सॉलिड एक इंसुलेटर है तो याद रखिएगा, specific heat at the constant volume is directly proportional to cube of temperature। cube of temperature की cube के directly proportion होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। तो होप सो कि आप लोगों का आंसर अच्छा आया होगा और आप लोगों ने सही रिस्पॉन्स किया। बीच में कुछ टेक्निकल इशू की वजह से क्लास थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हैं, आप इसको सॉल्व करिएगा। इसी क्रम में देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 19 दिया है करने को, इसी तरह से मैंने क्वेश्चन नंबर आपको एक और दिया है, एक और क्वेश्चन है, देखिए बीच में कोई क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, वो देख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन एक और है, तो ये क्वेश्चन आपको करना है, इसको सॉल्व करना है और फटाफट से आंसर मार करना है कि आपका क्या आंसर आएगा, किस अप्रोच के साथ आप बढ़ेंगे। तो फिर यहीं पे हम आज की क्लास को समाप्त करते हैं, तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।